गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का भारद्वाज जुडिशियल क्लासेस में अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम लोग द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 8 धारा 106 से लेकर 124 तक है, जिसके बारे में हम लोगों को इस स्ट्रीमिंग में पढ़ने वाले हैं। आप सभी का मैं रत्नेश कुमार भारद्वाज पुनः एक बार स्वागत करते हुए आगे की ओर बढ़ता हूँ। चैप्टर 8 सेक्शंस 106 टू 124 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर के बारे में है, जिसके बारे में हम लोगों को अभी जिसके नेचर के बारे में अभी हम लोग पहले बात करेंगे। नेचर, सबसे पहले इसके नेचर पर चलिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। क्या है इस चैप्टर 8 का नेचर? चैप्टर 8 जैसा कि आप जानते हैं प्रिवेंटिव है, निवारक प्रकृति का है। इसका उद्देश्य है उपचार से बचाव श्रेयस्कर है। उपचार से बचाव श्रेयस्कर है। अगर मान लीजिए बीमारी ही नहीं हो तो इलाज नहीं कराना पड़ेगा। तो ये चैप्टर 8 जो शांति बने रहने, सदाचारी बने रहने हेतु प्रत्याभूति सिक्योरिटी से संबंधित है। ये निवारक प्रकृति का है, ये प्रिवेंटिव नेचर का है, ये प्रिवेंटिव नेचर का है। और दो चीज के लिए आपसे हम सिक्योरिटी लेंगे। इस चैप्टर में दो चीज के लिए सिक्योरिटी लिया जाता है, एक शांति बनाए रखने के लिए और दूसरा सदाचारी बने रहने के लिए। इसकी पॉलिसी भी यही है, इसकी पॉलिसी भी यही है, इलाज से परहेज बेहतर है। और आपको पता है इसमें धारा 106 में जुडिशियल पावर है और धारा 107, 108, 109, 110 एग्जीक्यूटिव पावर है। और इस चैप्टर के तहत सिक्योरिटी लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार से अलग जाने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए इंक्वायरी की व्यवस्था की गई है। यानी इस चैप्टर में जांच है, जो जांच धारा 111 से लेकर 116 तक है। और इसमें आप देखते हैं न्यायिक शक्ति जो है ये सत्र न्यायाधीश की भी है और प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की भी है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की है। उसके बाद हम लोग आगे इसमें बात करते हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर के स्कीम के बारे में। इस चैप्टर का स्कीम क्या है? इस चैप्टर का स्कीम आप देखते हैं। पहला है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस, धारा 106 से लेकर 107 तक है, यानी सेक्शन 106 और 107। शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति, सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभूति 108 से लेकर 110 तक में है। प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी, जांच की प्रक्रिया, धारा 111 से लेकर 116 तक में है। फाइनल ऑर्डर धारा 117 और 118 में है। उसके बाद हम लोग इसमें फर्दर बात करेंगे। स्कीम के बाद स्कीम में ही चल रहे हैं हम लोग। इम्प्रिजमेंट, आप अगर बॉन्ड दिए हैं, बॉन्ड आपका रिजेक्ट कर दिया गया या बॉन्ड देने में आप फेलियर हो गए, तो धारा 122 रीड विथ धारा 123, धारा रीड विथ 123 में हम लोग इम्प्रिजमेंट के बारे में बात करेंगे। रिजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में धारा 121 में चर्चा करेंगे। कमेंसमेंट ऑफ पीरियड, आपसे जो बंध पत्र लिया जा रहा है कि आप शांति बनाए रखिए, सदाचारी बने रहिए, इसके बारे में उपबंध धारा 119 में दिया गया है। कंटेंट ऑफ बॉन्ड, आपसे जो बॉन्ड बनवाया जाएगा वो धारा 120 में दिया गया है। नया बॉन्ड, जैसे मान लीजिए आपका कोई बेलर बना, वो फिर आपका बेलर नहीं रह गया या रिजेक्ट हो गया उसके द्वारा दिया गया सिक्योरिटी, तो नया बॉन्ड आप धारा 124 में दे सकते हैं। इस प्रकार ये
ये पूरा चैप्टर धारा 106 से लेकर धारा 124 तक के स्कीम को देखें। अब धीरे धीरे इसको हम लोग एक एक करके बात करेंगे। उसके पहले हम लोगों को इंक्वायरी एवं ट्रायल में अंतर समझना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, धारा 106 में कोर्ट ऑफ सेशंस का पावर है। धारा 106 में कोर्ट ऑफ सेशंस का पावर है, जेएम फर्स्ट क्लास का पावर है। जैसा कि हम लोग देखें तो कोर्ट ऑफ सेशंस और जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ये क्या करेंगे? कोर्ट ऑफ सेशंस और जेएम फर्स्ट क्लास आपको पता है ये ट्रायल करते हैं। तो ये ट्रायल क्या होता है? आपने कहा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो धारा 107 से लेके 110 तक में शक्ति दिया गया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करते हैं। धारा 111 से लेके धारा 116 तक में इंक्वायरी करते हैं। अब हम लोगों को देखना है कि ये इंक्वायरी तथा ट्रायल में क्या अंतर है। तो देखिए, इंक्वायरी बड़ी व्यापक पद है, बट ट्रायल बड़ा संकीर्ण है, नैरो पद है। प्रत्येक इंक्वायरी में, प्रत्येक जांच में ट्रायल नहीं हो सकता है। मतलब ऐसे कहिए, ऐसे कह सकते हैं आप, कहां हो, कहां रह गए यार? जांच बड़ी व्यापक पद है और विचारण बहुत, ट्रायल बहुत ही संकीर्ण पद है। जांच वंश है और इंक्वायरी उसकी एक प्रजाति। क्यों भाई जांच वंश है? अरे जांच से ही तो ट्रायल शुरू होता है। विचारण अगर कह रहे हो तो विचारण प्रथमता जांच ही है, लेकिन प्रत्येक विचारण जांच नहीं हो सकता। प्रत्येक पुत्रों में पिता का गुण होता है, लेकिन प्रत्येक पुत्र को पिता नहीं कह सकते। पिता का गुण होना यानी इंक्वायरी जीनस है और उसका स्पीसीज है ट्रायल। ऐसे समझिए, इंक्वायरी बड़ा ब्रॉड टर्म है भाई, किसी भी बात में इंक्वायरी हो सकती है, बड़ा ब्रॉड टर्म है। ट्रायल उसकी एक प्रजाति है। प्रत्येक विचारण प्रथमता एक जांच है, लेकिन प्रत्येक विचारण को आप ट्रायल नहीं कर सकते। प्रत्येक विचारण को आप ट्रायल नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हुए इंक्वायरी और ट्रायल में मूल अंतर यही है। और ट्रायल के बारे में आप जानते हैं कि ट्रायल न्यायिक शक्ति का द्योतक है, न्यायिक शक्ति को डिनोट करता है, बट ट्रायल न्यायिक शक्ति को डिनोट नहीं करता है। और आप एक और बात समझिए, इंक्वायरी की परिभाषा धारा 2G में दी गई है। इंक्वायरी की परिभाषा धारा 2G CRPC में दी गई है। जुडिशल प्रोसीडिंग की परिभाषा धारा 2I में दी गई है। जुडिशल प्रोसीडिंग क्या है? देखिए भाई, प्रत्येक कार्यवाही जिसमें शपथ पत्र पर साक्ष्य लिया जाता है वो जुडिशल प्रोसीडिंग है। यही परिभाषा धारा 2I में दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं धारा 106 की ओर। सेक्शन 106 में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट के बारे में। देखिए, इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि कोर्ट ऑफ सेशंस या जेएम फर्स्ट क्लास अगर आवश्यक होने पर दंडादेश पारित करते समय या दोष सिद्धि करते समय, यहाँ 2 वर्ड आया, एट द टाइम ऑफ पासिंग कन्विक्शन या एट द टाइम ऑफ पासिंग सेंटेंस, अगर ये उचित समझते हैं, इनको लगता है कि ये आवश्यकता है कि यह आदमी आगे शांति नहीं बनाए रख सकता है, तो इससे बॉन्ड ले लिया जाए, तो ये ले सकता है। अगर इनको ऐसा लगता है कि किसी अपराध के लिए या उसके अवेटमेंट के लिए कोई अपराध कर सकता है या उसका अवेटमेंट ये कर सकता है, तो उसके लिए आप इनसे बॉन्ड ले सकते हैं। यही इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है। और 3 साल से अधिक अवधि तक के लिए नहीं ले सकते हैं, यानी अधिक से अधिक 3 साल तक के लिए ले सकते हैं। ये इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है।
अगर कोर्ट ऑफ सेशंस को या जेम फर्स्ट क्लास को लगता है कि किसी अपराध या उसके अवेटमेंट के लिए माने कोई अपराध न कारित कर दे, उस अपराध का कोई दुष्प्रेरण न कारित कर दे, इसके लिए हमको इनसे ले लेना चाहिए बॉन्ड, तो दंडादेश पारित करते समय, कन्विक्शन पारित करते समय लिया जा सकता है। इसकी पीरियड क्या होगी? तो इसकी अवधि 3 साल तक की हो सकेगी। तो किस अपराध की आशंका है? आपको किस अपराध की आशंका है? किस अपराध की आशंका है बताइए, किस अपराध की आशंका है? तो ऑफेंसेज रेफर्ड देखिए भाई, ऑफेंसेज रेफर्ड आ गया। कौन ऑफेंस है? तो चैप्टर 8 किसका? इंडियन पिनल कोड का। ये चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, यही नहीं समझिएगा। आईपीसी का धारा अध्याय 8, इसमें 153A को छोड़कर, 153B को छोड़कर और 154 को छोड़कर, या असॉल्ट यूजिंग क्रिमिनल फोर्स या कमिटिंग मिसचीफ, कोई हमला, आपराधिक बल प्रयोग या रिष्टि अंतर्विष्ट करने वाले अपराध की आशंका है या करने वाले हैं, तो उसके लिए हम आपसे ले सकते हैं, या आपराधिक अभित्रास या क्रिमिनल इंटिमिडेशन या कोई वैसा ऑफेंस जिससे शांति भंग होने की संभावना हो। तो इन अपराधों के लिए हम आपसे बॉन्ड ले सकते हैं, हम आपसे सिक्योरिटी ले सकते हैं। नाउ वी हैव टू रीड धारा 107। 107 में किसका जुरिस्डिक्शन है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। धारा 107 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यदि कोई इंफॉर्मेशन मिलता है कि कोई व्यक्ति लोक शांति में ब्रीच ऑफ पीस में व्यवधान उत्पन्न करने वाला है या शांति भंग करने वाला है, तो या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति में व्यवधान उत्पन्न करने वाला है, शांति भंग करने वाला है, अगर ऐसा इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को मिलता है कि यह व्यक्ति कोई भी रॉन्गफुल एक्ट कर सकता है, कोई भी रॉन्गफुल एक्ट कर सकता है, किसी व्यक्ति द्वारा शांति भंग, लोक प्रशांति में व्यवधान या शांति भंग या लोक प्रशांति में व्यवधान करने हेतु कोई भी रॉन्गफुल एक्ट अगर करने वाला है, कोई रॉन्गफुल एक्ट करने वाला है, तो उस व्यक्ति को सो कॉज नोटिस करेगा। कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। क्या सो कॉज नोटिस करेगा? अरे क्यों नहीं तुमसे बॉन्ड ले लिया जाए, क्यों नहीं तुमसे बॉन्ड ले लिया जाए, ऐसा सो कॉज नोटिस होगा। और सो कॉज नोटिस के बाद आप आइए, जवाब दीजिए, और इसमें अधिक से अधिक कितना पीरियड होगा? तो 6 महीना 1 वर्ष। ये विथ और विदाउट श्योरिटीज होगा कि विथ श्योरिटीज होगा? विथ श्योरिटी भी हो सकता है, विदाउट श्योरिटी भी हो सकता है, उसके बाद विथ श्योरिटी विदाउट श्योरिटी भी हो सकता है। अमाउंट कितने राशि का? ये राशि तो भैया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपने नोटिस में, सो कॉज नोटिस में तय कर देगा। अगर आपको किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा इस बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्डर कर दिया गया है, उसके अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हैं। धारा 373 सीआरपीसी के तहत कोर्ट ऑफ सेशंस का जुरिस्डिक्शन बनता है, आप उनके यहाँ अपील कर सकते हैं। अब हम लोग धारा 108 पढ़ेंगे। एक धारा 108 में भी इसका एसेंशियल्स है कि कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, मैंने इसमें जुरिस्डिक्शन किसका बनता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। अगर कोई सूचना प्राप्त होती है कि उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में एक ऐसा व्यक्ति है जो क्षेत्राधिकार के भीतर या क्षेत्राधिकार के बाहर किसी भी प्रकार का कोई प्रोहिबिटेड पब्लिकेशन करने वाला है, यानी प्रोहिबिटेड पब्लिकेशन मतलब डिसेमिनेट्स या अटेम्प्ट्स या अवेट्स निषिद्ध प्रकाशन से संबंधित विषय को यह प्रचारित करने वाला है, प्रचारित कर रहा है, उसका प्रयत्न या उसका दुष्प्रेरण कर रहा है, जो धारा 124A, धारा 153A, 153B, 295A ऑफ द आईपीसी या धारा 292 आईपीसी के तहत दंडनीय है, या कोई वैसा आपराधिक अभित्रास या मानहानि से संबंधित जो न्यायाधीश से रिलेटेड है, न्यायाधीश के विरुद्ध आपराधिक अभित्रास या मानहानि से संबंधित कोई विषय को प्रचारित प्रसारित कर रहा है। तो अगर ये सारा ऑफेंसेस का अगर इनको मिलता है
प्रोहिबिटेड पब्लिकेशन, डिसेमिनेट्स या अटेम्प्ट्स और अवेट्स, मतलब निषिद्ध प्रकाशन से संबंधित विषय, या आपराधिक अभित्रास से संबंधित विषय, या न्यायाधीश के आपराधिक विरुद्ध आपराधिक अभित्रास या मानहानि से संबंधित, या धारा 292 में कोई प्रकाशन करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसका दुष्प्रेरण करता है, तो सो कॉज नोटिस किया जा सकता है। सो कॉज नोटिस में उसको बाउंड बनाने की अपेक्षा की जा सकती है और उससे अवधि 1 साल के लिए, ड्यूरेशन 1 साल के लिए अपेक्षा किया जा सकता है कि आप बाउंड बनाइए, कि आप एकदम बिल्कुल शांति बनाए रखिएगा। दूसरा बात है नो प्रोसीडिंग, किसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग नहीं चलेगा। देखिए भाई, कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सुनिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब, आप सो कॉज नोटिस करिए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं संपादक के विरुद्ध, पब्लिशर्स के विरुद्ध, मुद्रक के विरुद्ध, प्रकाशक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कीजिएगा। चलिए बाउंड ले लिए धारा 108 में, धारा 108 हो गया है। धारा 109 पढ़िए। अगर किसी मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह सूचना प्राप्त होती है कि उसके कोई लोकल जुरिस्डिक्शन में, धारा हम लोग 109 पढ़ रहे हैं, धारा 104 पढ़ लिए, धारा 106 में पढ़ लिए, फिर से जरा एक बार 106 में पढ़ लिए शांति बनाए रखने के लिए, धारा 107 में पढ़ लिए शांति बनाए रखने के लिए, धारा 108 में पढ़ लिए सदाचारी बने रहिए आप, अश्लील प्रकाशन न कीजिए, न्यायाधीश के विरुद्ध मानहानि आपराधिक अभित्रास नहीं करिए, 292 में कोई के तहत कोई जो दंडनीय है वो अश्लील प्रकाशन इस सब का व्यवहार ना करिए। ये सब हो गया। अब धारा 108 में, धारा 109 पढ़ रहे हैं, ये भी सदाचारी बने रहने के लिए आप एकदम सदाचारी बने रहिए। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कोई सूचना प्राप्त होती है कि उसके जुरिस्डिक्शन के भीतर ऐसा व्यक्ति है जो अपनी उपस्थिति छुपाने के लिए कंसीलिंग हिज प्रेजेंस या मोटिव ऑफ कंसीलमेंट के उद्देश्य से अपनी उपस्थिति छिपा रहा है। उपस्थिति छिपाने का उद्देश्य क्या है? उपस्थिति छिपाने का उद्देश्य है मोटिव ऑफ कंसीलमेंट है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को अंजाम देना, किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को अंजाम देना। अब बताइए साहब, अगर किसी मजिस्ट्रेट को ऐसा सूचना मिलेगा कि उसके जुरिस्डिक्शन के भीतर कोई आदमी अपना उपस्थिति छिपा रहा है जिसका कॉग्निजेबल ऑफेंस करने का मोटिव है, तो उसको सो कॉज नोटिस नहीं किया, सो कॉज नोटिस करो, और सो कॉज नोटिस करके उससे अपेक्षा करेगा कि भाई क्यों न तुमसे सदाचारी बने रहने के लिए 1 साल तक का बाउंड ले लिया जाए। इसका पीरियड होगा 1 साल तक का, सिक्योरिटी ले लिया जाए, विद सिक्योरिटी या विदाउट सिक्योरिटी ले लेंगे। यही तो है धारा 109 में। और धारा 110 अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। धारा 110 में भी जुरिस्डिक्शन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ही होता है, और धारा 110 में भी सदाचारी बने रहने के लिए है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सूचना प्राप्त होती है कि उसके जुरिस्डिक्शन के भीतर ऐसा व्यक्ति है जो इसी धारा में 110A से लेके एक G तक जो ऑफेंस है, जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई आदमी अभ्यासतन डकैत है, चोर है, घरफोड़वा है, फर्जर है, चोरी की वस्तु को बरामद करने वाला व्यक्ति है, या उस चोरी की वस्तु को डिस्पोजल में सहायता करता है, उसको छिपाने में सहायता करता है, या कोई व्यक्ति हैबिचुअली कमिट्स अटेम्प्ट्स और अवेट्स द किडनैपिंग, ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, अबडक्शन, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, मिसचेफ, या कोई ऑफेंस जो आईपीसी के धारा अध्याय 12 में पनिशेबल है, या 489A, 489B, 489C, 489D में दंडित है, उस अपराध को करने वाला व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति का सूचना मिलता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि इनके जुरिस्डिक्शन में ये रहने वाला है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड फैमिली पेंशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, कस्टम एक्ट,
फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत दंडनीय अपराध करने वाला है तो उस व्यक्ति को शो कॉज नोटिस धारा 110 के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा, या किसी भी लॉ, एनी लॉ, अगर ये फूड और ड्रग्स और करप्शन एक्ट या एनी लॉ, किसी भी विधि जो इससे रिलेटेड है, अगर ये करने वाले हैं तो धारा 110 के तहत उनको शो कॉज नोटिस किया जाएगा। धारा 110 ए से लेके जी तक में जो निर्दिष्ट अपराध है, धारा 110 ए से लेके जी तक में जो निर्दिष्ट अपराध हैं, इस अपराध के आरोपी का, जिसके बारे में अभी विस्तार से चर्चा किए, अगर पता चलता है तो भाई हम छोड़ेंगे नहीं, शो कॉज नोटिस करेंगे। और इसके लिए हम इतना बड़ा अपराध का है 3 साल तक, सोच लेना, 3 इयर्स इसका ड्यूरेशन है भाई, 3 इयर्स, 3 साल तक के लिए हम बॉन्ड ले लेंगे, 3 साल तक के लिए, 3 साल तक के लिए बॉन्ड ले लेंगे, 3 साल तक के लिए बॉन्ड ले लेंगे। अब आप बताइए 3 साल तक के लिए बॉन्ड ले लेंगे, सिक्योरिटी ले लेंगे। चलिए, थैंक यू। आपका धारा 106 से लेकर 110 तक हुआ। अब अगर आपको मैं शाम में लाइव आऊँगा, लाइव क्लास में, अगर कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।